अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू रॉयल पॉडकास्ट सीरीज एपिसोड 1। मैं हूं आपकी मेज़बान असफ़ा उस्मानी और हमारे साथ मौजूद हैं द पर्सन हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर वकास मूसा, चेयरमैन पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन एंड CEO हैड्रन सोलर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन एंड कंग्रेचुलेशंस कि आप लोगों का जो है वो पॉडकास्ट सीरीज़ शुरू हो रही है एंड आई एम वेरी ऑनर्ड कि आप लोगों ने एपिसोड 1 में मुझे बुलाया है, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट अगेन। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वी ऑल नो कि आपका कितना बिजी स्केड्यूल होता है और उस स्केड्यूल में आपने हमारे लिए टाइम निकाला और स्पेशली कि हमारा एपिसोड 1 है एज यू ऑलरेडी नो, और एपिसोड 1 हम आपसे स्टार्ट कर रहे हैं। इट्स रियली ऑनर फॉर रॉयल सोलर एनर्जी के रॉयल की पॉडकास्ट सीरीज़ हम आपसे स्टार्ट करें। आजकल सोलर इंडस्ट्रीज़ में डाउनटर्न आया हुआ है और जितनी भी EPC कंपनीज़ हैं उनके लिए सेल्स जनरेट करना पहले की निस्बत अब काफ़ी मुश्किल हो चुका है। तो क्या अब इसका मतलब है कि ये डाउनटर्न ऐसे ही चलता रहेगा? हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और बिल्कुल अब हम दिसंबर में बैठे हैं, आज तो जो है वो धुंध भी काफ़ी हो गई है, तो एक तो वैसे भी विंटर सीजन में डाउन टर्न चल रहा होता है, तो उसकी वजह से सोलर कंपनीज जो है थोड़े स्लो डाउन होता है। लेकिन इस साल 2025 की अगर बात करते हैं तो डेफिनेटली एक डाउन टर्न रहा है। जो मार्केट में प्रोडक्ट की ओवर सप्लाई भी रही है, जिसकी वजह से प्राइसेस भी नीचे रही हैं काफ़ी ज़्यादा। कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में भी टैक्स लगा, फिर नेट मीटरिंग के ऊपर अनसर्टेनिटी थी। तो एक बड़ा कॉमन सवाल है, ये लोग पूछ रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। तो यानी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें कहने की है वो ये है कि देखें, पाकिस्तान की अगर सोलर मार्केट को हम देखते हैं ना, तो पिछले 4 या 5 साल में हम दुनिया की टॉप मार्केट्स में रहे हैं। तकरीबन 40 गीगावाट के करीब हमने सोलर पैनल्स लगा लिए हैं। इंपोर्ट जो किए हैं वो तो इससे भी ज़्यादा है, कुछ मार्केट में स्टॉक के फॉर्म में भी नज़र आते हैं। तो अगर आप इस पर्सपेक्टिव से देखें या इसको इस तरह देखें तो 40 गीगावाट हम लगा चुके हैं। तो क्या आगे क्या ट्रेंड नज़र आ रही है? तो सबसे पहले तो मैं लोगों को कहता हूँ कि इसमें आपने जो है ना वो घबराना नहीं है, जिसको कहते हैं कि इसमें अगर आप इसको देखते हैं कि 40 गीगावाट्स का एक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। अगर आप एक नॉर्मल सिस्टम देखते हैं कि 10 साल की उसकी लाइफ है, लेकिन लाइफ तो एक्चुअली इससे ज़्यादा ही होती है, लेकिन 10 साल तक आमतौर पे कस्टमर्स या जो भी है अपना अपग्रेड कर रहे होते हैं या सिस्टम चेंज कर रहे होते हैं, क्योंकि 2 से 3 साल में पे बैक हो जाता है, मैक्सिमम 3 साढ़े 3 साल में पे बैक हो जाता है। तो इसके बाद 2 से 3 दफ़ा वो पैसे अपने कमा चुके होते हैं, तो उस वक्त वो एक्सचेंज कर रहे होते हैं। तो 1 इन एवरी 10 ईयर्स यानी 10%। तो आप समझ लें कि पाकिस्तान की जो सोलर मार्केट है उसकी अगर 40 गीगावाट की डिप्लॉयड कैपेसिटी है, तो सिर्फ उस डिप्लॉयड कैपेसिटी का रिप्लेसमेंट रेट अगर हम देखते हैं तो अगर 40 में से 10% यानी 10 साल में एक दफ़ा, तो 4 गीगावाट तो आपके हर साल डिप्लॉय होने ही होने हैं, जो कि सिर्फ एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को रिप्लेस करते हैं। इसके अलावा जैसे हम सबको पता है, पाकिस्तान एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन वाली मार्केट है। हमारा माशाल्लाह पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, बच्चे बहुत हैं, बच्चे बड़े होते हैं तो फिर वो घर बनाते हैं तो फिर वो सोलर लगाते हैं। दैट समथिंग विच इज़ हमारे लिए एक नया घर बनता है, नया सोलर लगता है, तो वो एक इंडस्ट्री के अंदर डिमांड आती है। अगेन उसको भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं, 10, 15, 20% की अगर बात करता हूँ तो 4 से 5 गीगावाट 6 गीगावाट वहाँ से भी आ रहा है। तो आप समझ लें कि जो पाकिस्तान की सोलर मार्केट है वो कुछ ना कुछ करते हुए भी, कुछ भी ना करते हुए भी, या बिल्कुल एक नॉर्मल ट्रेंड को लेते हुए भी तकरीबन 8 से 10 गीगावाट की मार्केट तो ये है ही है। ठीक है, 8 से 10 गीगावाट शायद पिछले साल की बनस्बत, या हम 2023 और 2024 की बात करते हैं तो उसके बनस्बत थोड़ा छोटा लगता है कि उसमें हमने 17-18 गीगावाट इंपोर्ट किया था। लेकिन अगर आप इसको बाकी दुनिया से कंपेयर करें तो 10 गीगावाट इज़ स्टिल वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स इन द वर्ल्ड। एंड 10 गीगावाट का काम जो है वो बहुत सारा काम है, बहुत सारे सोलर पैनल्स बिकेंगे, बहुत सारे इन्वर्टर्स बिकेंगे, और साथ में इसमें आप एक और चीज़ भी ऐड कर दें कि जो आपका बेस्ट सिस्टम्स हैं, या जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स हैं, जिसमें छोटों की भी बात कर रहे हैं, जो हाइब्रिड सिस्टम्स होते हैं, या बड़े साइज़ के जो इंडस्ट्रियल लेवल के जो जनरेटर्स को रिप्लेस करते हैं, तो अगर हम इनको लगाते हैं तो एक तो 8 से 10 गीगावाट सोलर का पोटेंशियल तो हर साल है ही है। आगे बेस का भी आप समझ लें इतना ही पोटेंशियल लगा लें, अगर इससे ज़्यादा नहीं। तो ये तो बड़े मोटे मोटे नंबर हैं, इनको अगर डिटेल में देखेंगे तो डेफिनेटली यही वाले नंबर्स और भी बेहतर शायद नज़र आएंगे, जिस तरह से पाकिस्तान में सोलर की ग्रोथ है या इलेक्ट्रिसिटी रेट्स वगैरह पर डिपेंड करता है ये चीज़। तो मेरा नहीं ख्याल है कि कहीं से भी हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि सोलर की मार्केट पाकिस्तान में ख़त्म हो जाएगी। डेफिनेटली रहेगी, ठीक है, वो एक मार्केट में ओवर सप्लाई हुई हुई है, वो ओवर सप्लाई अपने आप को करेक्ट कर लेगी और विद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अगर अपनी मैच्योरली और एज अ गुड स्ट्रैटेजी इसको लेके आगे चलते हैं तो सोलर में तो अभी बहुत ग्रोथ है, काफ़ी पोटेंशियल है, और डेफिनेटली 8 से 10 गीगावाट, 12 गीगावाट या आगे जाके 15-20 गीगावाट तक चला जाएगा 5-6 सालों में। तो पाकिस्तान विल रिमेन टू बी अ गुड सोलर मार्केट इन द वर्ल्ड इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। जैसा कि अभी आपने बताया कि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट जो है वो बहुत अच्छा है, हर साल एडिशन होता जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि अगले जो आने वाले साल हैं, अगर हम बात करें 3 से 5 सालों की, तो 3 से 5 सालों में आप क्या देखते हैं कि ग्रोथ स्लो हो जाएगी, या सोलर इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाएगी या सेलेक्टिव हो जाएगी?
अच्छा, ये भी अच्छा सवाल है आपका कि देखिए अगले 1-2 साल तक तो नज़र आ रहा है कि ग्रोथ होगी और साइज़ अच्छा रहेगा। उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड क्या ये हमारी मार्केट 10 गीगावाट से 12 गीगावाट से 15, 20, 25 गीगावाट तक जाती है, या ये स्लो हो जाती है और इतने पे ही रहती है? इस पे वैसे तो अगर आज देखते हैं तो लगता है कि डेफिनेटली अभी ग्रोथ कंटिन्यू करेगी। उसकी वजह ये है कि देखें इस वक्त पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो जनरली एक स्लो पोजीशन में है। यानी पिछले 3, 4, 5 साल से जो है ना हमारा ग्रोथ रेट वगैरह थोड़ा स्लो है। प्रेशर है, आईएमएफ के प्रेशर्स हैं, टैक्सेशन, इंटरेस्ट रेट्स, वो सारी चीज़ों को अगर देखते हैं तो ओवरऑल इकॉनमी एक डाउन की तरफ से जा रही है। लेकिन जिस तरह एक इकॉनमी में होता है कि जिस तरह से नीचे होता है उसी तरह से ऊपर भी होता है, जिस तरह से एक आपके पास डाउनफॉल आता है इसी तरह वेव ऊपर भी आती है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले चंद सालों में हम इकॉनमी को ऊपर जाते हुए देखेंगे। तो जैसे जैसे हमारी इकॉनमी ऊपर जाएगी तो ख़ुद ब खुद फैक्ट्रीज ज़्यादा लगेंगी, नए प्लाजे बनेंगे, नए घर बनेंगे, तो उसकी वजह से ग्रोथ आएगी। तो अगर आप मुझसे पूछती हैं तो मेरा तो नज़रिया ये होगा कि मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि वो ज़्यादा आगे की तरफ जाएगा। कुछ सेक्टर्स में ये सिलेक्टिव होता है कि नहीं, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको हम ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि सोलर एक नई इंडस्ट्री है तो हर चीज़ हम 100% नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। हम ज़ाहिर है जो मार्केट को देख के अपनी जजमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें ये नज़र आता है कि डेफिनेटली थोड़ा बहुत सिलेक्टिव होगा। वो इंडस्ट्रीज़ जिसमें पे बैक जल्दी आता है, जिसमें जनरेटर्स यूज़ हो रहे हैं या जिसमें सोलर किसी ऐसी चीज़ को रिप्लेस कर रहा है जो कि ख़ुद महंगी है बिजली, तो उसमें ज़्यादा पॉजिटिव और ज़्यादा ग्रोथ आएगी। जबकि अगर ख़ासकर ग्रिड वाली साइड पे डेवलपमेंट्स आती हैं और ग्रिड जो है वो थोड़ा सस्ती होती है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस ओवरऑल पाकिस्तान में, तो उससे जो ग्रिड कनेक्टेड है उसमें शायद ग्रोथ कम हो जाए, और जो ऑफ द ग्रिड हैं जो कि डीजल और अदर सोर्सेज को यूज़ करते हैं उसमें शायद ज़्यादा होगी। ये शायद अभी कहना थोड़ा कबल वक्त होगा कि एग्जैक्टली किस तरह जाएगा, बट लेकिन ये हो सकता है जिस तरह आप बता रही हैं कि ग्रोथ जो है वो एक पर्टिकुलर सेक्टर्स में होगी। और इसमें अगैन मैं बेस्ट की बात फिर से करूँ कि बेस्ट में जो है ग्रोथ फिर भी आएगी। वो तो मेरा ख्याल है एक लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप है। जिस तरह सोलर एक टाइम पे आया, आज से 10 साल पहले सोलर की इंडस्ट्री बिल्कुल इन्फेंसी में थी, और आज माशाल्लाह एक मैच्योर बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत सारे लोग वाबस्ता हैं, उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसमें ट्रेनिंग्स और उसमें जो है वर्क फॉर डेवलपमेंट इस तरह से चीज़ें हो रही हैं, फाइनेंसिंग के ऑप्शंस हैं। तो बैटरी की इंडस्ट्री इसके सामने अभी बिल्कुल उसी लेवल पे है जिधर सोलर की इंडस्ट्री आज से 4-5 साल पहले थी। तो इसमें भी आपको ग्रोथ नज़र आएगी। तो फिर वो वाले सेक्टर्स जो कि इन दोनों चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं एक साथ, उनमें डेफिनेटली एक पॉजिटिव ग्रोथ नज़र आएगी। बट ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछते हैं तो विद इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स एंड 5-10 ईयर्स डाउन द रोड मैं तो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि सोलर एक कंटिन्यूसली ग्रोइंग इंडस्ट्री रहेगा। और पाकिस्तान हम लोगों की खुद खुशकिस्मती कहें या अच्छी प्लानिंग कहें, जिस तरह से भी कहें, लेकिन हमने एज अ नेशन हमने एक अच्छी जगह बनाई है सोलर में और काफ़ी ज़्यादा डिप्लॉय किया है, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा वक़ास साहब, अभी आपने बताया कि सोलर इंडस्ट्री जो है बहुत ग्रो कर रही है और काफ़ी आप ऑप्टिमिस्टिक हैं इसको लेकर। अब जिस तरह से ग्रो कर रही है तो हमारे पास जो टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स हैं, क्या हम उनको फास्ट इनफ प्रिपेयर कर रहे हैं या स्किल्स क्राइसिस आ रहे हैं? बिल्कुल, ये तो एक ऐसी चीज़ है जिस पे हम ऑल्दो काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की और भी ज़रूरत है। ना सिर्फ ये कि हमें टेक्नीशियंस की और जो इंस्टॉलर्स हैं, और हर किस्म के, इसमें वो टेक्नीशियंस भी हैं जो कि इंस्टॉल करते हैं, वो टेक्नीशियंस भी हैं जो कि ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस का काम करते हैं, वो टेक्नीशियंस भी हैं जो रिपेयर, जैसे फॉर एग्जांपल इन्वर्टर्स ख़राब होते हैं, बैटरीज़ की चीज़ें चेंज होती हैं, इस तरह से होता है, जो कि डायग्नोस्टिक्स कर सकते हैं। इसी तरह वो लड़के या लड़कियां जो कि इस प्रोडक्ट को सेल कर सकती हैं, जो हमारे इंजीनियर्स ग्रेजुएट हो रहे हैं जो कि इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरह से इसको सेल करना है। फिर जैसे जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएंगे, और वो भी आहिस्ता आहिस्ता एक ट्रेंड नज़र आ रहा है, तो उस एरिया में भी हमें एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स को चला सकते हैं, जो कि मैन्युफैक्चरिंग लाइंस को सेट कर सकते हैं, उसमें जो भी ट्रबल शूटिंग वगैरह हो सकती है वो कर सकते हैं, उसको किस तरह से मैनेज करना है, मशीनरी को किस तरह से चलाना है, किस तरह से उसको ऑप्टिमम कंडीशन में रखना है। तो ये सारी चीज़ों पे हमें चाहिए होगा। बल्कि इससे भी अगर आगे जाए ना, तो जो लॉजिस्टिक्स हैं इससे रिलेटेड, जब सोलर पैनल्स मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो हैवी ट्रक्स वगैरह चाहिए होते हैं, अप कंट्री साउथ कंट्री, जिस तरह रॉयल सोलर का है आप लोगों का माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में प्रेजेंस है। तो एक नॉट ओनली कि आपके पास टेक्नीशियंस और इनकी रिक्वायरमेंट होती है, आपके पास स्टोर कीपर्स, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, लॉजिस्टिक्स एनालिस्ट, सप्लाई चेन, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इन तमाम सेगमेंट्स में हमें डेफिनेटली लोगों की ज़रूरत है जो कि इंडस्ट्री को जानते हैं। और अच्छी चीज़ यह है कि पाकिस्तान में यंग पॉपुलेशन है, तो बहुत सारी पॉपुलेशन, हर साल लड़के लड़कियां तैयार हो रहे होते हैं जो कि हमारी लेबर फोर्स में एंटर हो सकते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को बेहतर तरीके से मैनेज करें।
इस पे पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन भी मुख्तलिफ इदारों के साथ काम कर रहा है, टेफ्टा के साथ, नेपटेक के साथ, जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं। एक और जो हमारा विज़न है, बल्कि मैं आपको कहूँगा कि अभी रिसेंटली मेरी बात हो रही थी, कुछ हमारे जर्मनी से कंसल्टेंट आए हुए थे, तो वो कह रहे थे कि अब सोलर की स्किल सिखाना तो शायद एक मसला है ही नहीं, क्योंकि सोलर की स्किल तो अब इतनी आम हो गई है कि हर बच्चे को पहले से पता होता है और सोलर इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन जो उसका नेक्स्ट लेवल है कि सोलर में आगे जाके क्या होगा, जैसे आजकल एआई का ट्रेंड है, तो एआई सोलर के साथ किस तरह इंटरेक्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो प्लांट्स की मेंटेनेंस वगैरह होती है, उसमें प्रेडिक्टिव एल्गोरिथम्स लगते हैं कि अगर मौसम अगले 2 हफ्ते का इस तरह होगा तो सोलर की क्लीनिंग किस तरह से करनी है, बारिश हो रही है कि नहीं हो रही। अगर प्लांट में कोई इशू आ रहा है तो इंस्टेड ऑफ के बंदे जाके एक एक चीज़ चेक करें, एक एक स्ट्रिंग चेक करें, वो इन्वर्टर्स के अंदर सॉफ्टवेयर लगे होते हैं या ONM के सॉफ्टवेयर इस तरह के लगे होते हैं जो कि बता देते हैं कौन से स्ट्रिंग में मसला है। तो इस तरह की चीज़ों पे तो और ज़्यादा ज़रूरत है कि हम टेक्निकली अपनी टीम, अपनी जो मैन पावर है, जो अपनी जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो लेबर फोर्स है, उसको हम बेहतर करें। तो इसमें कुछ काम हो रहा है, लेकिन जो आपका सवाल है वो बिल्कुल सही है कि उसमें क्या हम इतना फास्ट कर रहे हैं कि नहीं, और इस पर हमें करने की बहुत ज़रूरत है। एंड आई थिंक इसमें बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आई होप कि इसको भी हम टैकल कर पाएंगे और हमारे पास इस तरह की लेबर अवेलेबल होगी। बल्कि मैं इसमें एक आखिरी चीज़ ऐड करूँ, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है स्किल्ड टेक्नीशियंस एंड स्किल्ड, नॉट टेक्नीशियन तो सिर्फ एक छोटा सा फ्रेम है, बट लाइक स्किल्ड मैन पावर या स्किल्ड रिसोर्सेज जो कि सोलर इंडस्ट्री को जानते हैं। तो जिस तरह से हमने देखा है कि अरब ममालिक हैं, GCC के जो कंट्रीज़ हैं, वो अक्सर पाकिस्तान से लेबर लेते हैं। तो न सिर्फ हमने मार्केट को सप्लाई करना है, बल्कि हमने इसकी भी तैयारी करनी है कि जैसे जैसे हमारी एक्सपर्टीज़ दुनिया में एक तरह से मानी जाएगी या मशहूर होगी कि भी सोलर पे हमने इतना काम किया हुआ है, तो बहुत सारे ममालिक ऐसे होंगे जो कि पाकिस्तानी वर्कफोर्स से मुफीद हो सकेंगे। उससे हमें भी फ़ायदा होगा, क्योंकि ज़ाहिर है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे पास आती है, फॉरेन जो है जब रेमिटेंसेज आती हैं तो उसका एक हमें फ़ायदा होता है। बट ऑल्सो एक ओवरऑल आपका एक टेक्नोलॉजिकल ईरा, एक ऑरा बनता है कि भी पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि आगे है चीज़ों में। तो हमें इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए, ना सिर्फ ये कि हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए सप्लाई तैयार करनी है, बल्कि हमने ये भी सोचना है कि हम ग्लोबली अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हैं एज ए लीडर इन, जिस तरह चाइना ने अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग में एक लीडर के तौर पे वो किया है कि सोलर की मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे ज़्यादा होती है। तो हम अपने आप को एज ऑपरेटर्स ऑफ सच टेक्नोलॉजी किस तरह से अपने आप को शो कर सकते हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास इस तरह के रिसोर्सेज या इस तरह के सेटअप्स हों जिसमें हमारी जो है वो बच्चे पढ़ के और सीख के निकल रहे हो और उनको एक्सपीरियंस का भी मौका मिले। तो लेट्स सी इंशाल्लाह कैसे होता है ये भी। वकास साहब, मैं हमेशा आपको देखती हूँ जब भी आपसे बात हो रही होती है, यू हैव अ रियली गुड विजन, और आप हमेशा बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं इंडस्ट्री को लेके। और अभी जैसे आप बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी की, AI की, कि आप अब हमें देखना चाहिए कि सोलर को किस तरह से AI के साथ हम लिंक कर सकते हैं, और ताकि जो चीज़ें हैं वो प्रिडिक्टेबल हो सकें और हम वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे एल्गोरिथम उस तरह से सेट कर सकें। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि अगर 1 साल के लिए अथॉरिटी आपके पास हो, तो ऐसा कौन सा अनपॉपुलर डिसीजन है जो आप लेते सोलर इंडस्ट्री को मज़ीद स्टेबलाइज करने के लिए? ये एक ऑप्टिमिज्म की जो वजह है वो तो आई थिंक ये है कि मैं सेल्स पर्सन हूँ, मेरा काम है चीज़ें बेचना, तो सेल्स पर्सन बाय नेचर ऑप्टिमिस्टिक होते हैं क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव चीज़ देख रहे होते हैं। नहीं, बट लेकिन वाकई इस चीज़ के मामले में, मैं सोलर के मामले में अगर आप बात करें तो मैं वाकई ऑप्टिमिस्टिक हूँ। पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास मेरे ख्याल 365 में से 360 दिन सूरज होता है, या चलें 360 नहीं तो 350 दिन सूरज होता है। तो हमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ एक ये वाली ब्लेसिंग भी दी हुई है, मिनरल्स एंड ब्यूटीफुल प्लेसेस इन द कंट्री, और तमाम किस्म की चीज़ों के साथ साथ हमारे लोग, और ये जो मैं जो हमारी जोग्राफी की वजह से हमें मिला है कि हमारे पास सूरज की अवेलेबिलिटी है, तो उसको हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए। यानी इस नेमत का हमें बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, और आई थिंक हम कर रहे हैं, और इसको अगर ऑप्टिमिस्टिकली देखेंगे तो ही करना होगा। अब आपने सवाल किया कि अगर कोई ऐसी डिसीजन ली जाती जो कि ली जाए, तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें काफ़ी सारी होंगी, लेकिन जैसे एक चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ कि होना चाहिए, वो ये है कि चीज़ों को सस्टेनेबल करना है। सस्टेनेबल करने में कभी कभी होता है कि आपको शॉर्ट टर्म में कुछ ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो कि शायद लगता है कि इससे ग्रोथ कम हो जाएगी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में आपकी सस्टेनेबिलिटी में फ़ायदा करते हैं। तो अब आजकल एक बहुत बड़ा इशू चलता है नेट मीटरिंग का। अब नेट मीटरिंग में हुआ ये है कि हमारी गवर्नमेंट ने एक अच्छी पॉलिसी बनाई 2015 में, उस पर तकरीबन पॉलिसी 2015 में बनाई, उस पर तकरीबन 2 से 3 साल लगे उनको एक्चुअली इसको इम्प्लीमेंट करने में। 2018 में जाके मेरा ख्याल है, या शायद 17 में जो है ना, पहले नेट मीटरिंग के कनेक्शंस आना शुरू हुई हमारी कंपनी में। मुझे याद है कि पहले जो 5 कनेक्शंस थे पाकिस्तान में नेट मीटरिंग में, उनमें से 2 हमारे हैं।
तो उनको हमने बड़ा परसू करके, यानी वो जो बात करते थे तो वो ना लेस्को को पता होता था ना एस्को को पता होता, बल्कि पहले दो हमने एस्को में किए थे इस्लामाबाद में, क्योंकि वहाँ के जो डिस्कोर्स थे उनकी अवेयरनेस अच्छी थी। तो अब उस अच्छी पॉलिसी को हमने बनाया और फिर हमने उसको माइनर चेंजेस किए, लेकिन ओवरऑल उसको वहीं पे छोड़ दिया। हुआ ये कि अब 2025 आ गया है, तो अब उस नेट मीटरिंग में, क्योंकि डेफिनेटली पॉलिसी तो अच्छी थी, लोगों ने अट्रैक्टिवली उसको वो भी अवेल भी किया, और अब ये हो रहा है कि मसले मसाइल आ रहे हैं। हम आज आए दिन जो है ना हम सुनते रहते हैं डिस्कोर्स से, या हम अगर मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी या मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो हमारी है, जो एनर्जी डिवीजन जो है, उनसे बात करते हैं तो वो थोड़े से परेशान है कि अब नेट मीटरिंग इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो क्या करना है। तो इस किस्म के जो फैसले होते हैं ना, कभी कभी उसमें नेट मीटरिंग को चेंज करना है, बिल्कुल चेंज करना है। तो आप अगर पूछती हैं कि अनपॉपुलर डिसीजन क्या होगा, तो वो अनपॉपुलर डिसीजन ये होगा कि मैं नेट मीटरिंग की पॉलिसी को बेहतर तरीके से, मेरा ख्याल है उस तरफ तो नहीं लेके जाएंगे जिस तरफ गवर्नमेंट जाना चाह रही है, वो तो मेरा ख्याल है बहुत एक्सट्रीम, अब क्योंकि इतने अरसे से चीज़ सही नहीं हुई तो आप उसको एकदम से सही करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह के, वो बिल्कुल ही दूसरी तरफ निकल जाएगी। लेकिन उसको बैलेंस तरीके से सही करेंगे। हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत हमारी रेजिस्टेंस आए हमारी इंडस्ट्री की तरफ से, लेकिन उनको समझाना है कि लॉन्ग टर्म में इसका किस तरह से फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि नेट मीटरिंग जो है वो तो अपनी जगह रहनी है। नेट मीटरिंग या आप समझ लें जो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उससे मुल्क को फ़ायदा है, क्योंकि हमें जो सस्ती इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, इन्वेस्टमेंट, और देखें ना इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पिछले कोई 3 से 4 साल में मेरा ख्याल है कुछ नहीं तो कंजर्वेटिव एस्टिमेट लें तो $6 बिलियन से $10 बिलियन, बल्कि अगर आप सारे इकोसिस्टम को मिला लें, पैनल्स के अलावा इन्वर्टर्स और इन सारी चीज़ों को भी, तो आपका तकरीबन $15 से $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर ने की है खुद अपने घरों पे, अपनी फैक्ट्रीज़ पे, अपने फार्म्स पे सोलर लगाने के लिए। तो एक तरफ ये इन्वेस्टमेंट है, दूसरी तरफ हम 6 बिलियन का शायद हमारा टोटल IMF का लोन है जो 2 साल या 3 साल चलता है, जिसमें हमें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो इट्स अमेजिंग कि लोग खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हमने डेफिनेटली मना तो नहीं करना, हमने इस नेट मीटरिंग को लेके चलना है। बट अगर हमने आज कुछ ऐसे फैसले ले लिए जिससे हम उस नेट मीटरिंग की पॉलिसी को ज़्यादा सस्टेनेबल कर सकते हैं, तो होगा ये कि ये नेट मीटरिंग की पॉलिसी या इस तरह की नेट मीटरिंग की पॉलिसी हमारे पास अगले 8-10 साल तक चलती रहेगी। जबकि हमने कोई ऐसा फैसला किया जिसकी वजह से ये शायद या इसको छोड़ दिया या इसको बिल्कुल ही बंद कर दिया, तो उसमें हमें नुकसान होगा। तो कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो कि टाइम पे ले लिए जाएं तो थोड़ा सा वो होता है, लेकिन उसका फिर तरीका होता है उसकी कम्युनिकेशन बेहतर की जाए, उसमें लोगों को समझाया जाए कि उसकी क्या वजह है, किस तरह से हो रहा है, लोगों के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के इनपुट्स लिए जाएँ। तो उस तरह से अगर करेंगे तो डेफिनेटली ऐसे फैसलों से फिर लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर सब्सिडीज़ कल ही डिसअपियर हो जाएं तो कौन से प्लेयर हैं जो सर्वाइव कर सकेंगे? सब्सिडीज़ अगर देखें, सोलर पे तो ऐसा सच इतनी ज़्यादा सब्सिडीज़ नहीं हैं। हाउएवर नहीं, जैसे अगर आप देखते हैं कि कुछ सेगमेंट्स हैं जिसमें फार्म्स हो गए या जो लोअर एंड वाले हैं, उनके ऊपर सब्सिडीज़ का इम्पैक्ट आता है। या अगर मैं इसको एक बड़े पिक्चर पे लूँ ना, बड़े सेगमेंट पे नहीं, एक तो सोलर की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल पावर सेक्टर की बात करते हैं, बेसिकली जो सब्सिडीज़ का कॉन्सेप्ट है ना, वो एज एन इंडिविजुअल या एज अ बिजनेसमैन, मैं इसको कहूँगा कि सब्सिडीज़ इज़ समथिंग जो कि आपने बड़े केयरफुली इस्तेमाल करना होता है। हमारे यहाँ शायद सब्सिडीज़ का एक कल्चर बना हुआ है, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं वो हर वक्त सब्सिडीज़ मांग रहे होते हैं, या कोई ऐसा यानी वो रेगुलेशंस में कोई ऐसी चीज़ रिडक्शन मांग रहे होते हैं जो कि जिस तरह से हमारी या कस्टम यानी कुछ इस तरह से पॉलिसी बेस्ड इंटरवेंशन मांग रहे होते हैं, जबकि इसको इस्तेमाल करना चाहिए बड़े टारगेटेड तरीके से। अब सब्सिडीज़ का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सब्सिडीज़ में जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पावर सेक्टर में एक सब्सिडी है जो कि 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले जो सारिफीन हैं उनके लिए यूनिट रेट काफ़ी सस्ता होता है। एग्जैक्टली अब मसला ये है कि ऑल्दो ये वैसे तो ये डेटा से यानी ये बिल्कुल अच्छी चीज़ है, और लॉजिकली अगर हम अभी बात करते हैं तो इससे अच्छी चीज़ तो नहीं हो सकती कि एक आदमी है जो कि 200 यूनिट से कम, या एक घर है जिसमें 200 यूनिट से कम बिजली जा रही है, तो वो तो ज़ाहिर गरीब होगा। 200 यूनिट क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। 200 यूनिट में 1-2 पंखे, लाइटें, इसी तरह से चलता है। लेकिन जब हम डेटा को उठा के देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि बहुत सारे ऐसे भी सारिफीन हैं जो कि 200 यूनिट से कम वाले कैटेगरी में आते हैं। एक तो वो कुछ हैं जिन्होंने सोलर लगाया है तो वो कम आते हैं, बट खैर उसको तो हम 1 मिनट साइड पे रखते हैं। लेकिन बहुत सारे, हम सबको पता है कि पाकिस्तान में मोर देन 1 मीटर लगाने का कॉन्सेप्ट कितना ज़्यादा है। लोग जो है वो पैसे दे के या किसी ना किसी तरह से जो है वो, या कभी कभी लीगल तरीके से भी एक ही घर में 3-4 मीटर लगे होते हैं, या फिर मैनिपुलेशन कोई सिस्टम की इस तरह की जाती। तो सब्सिडीज़ को अगर ध्यान से इस्तेमाल किया जाए या फोकस तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो इफेक्टिव होती हैं। अगर उसको खुला छोड़ दिया जाए तो फिर वो जिसको कहते हैं ना कि वो डिसएडवांटेज हो जाती है, या वो ऐसी जगहों पे चली जाती है जहाँ पे जाने का उसका फ़ायदा नहीं होता।
तो अगर सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी जाएँ तो शायद सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा ना वो उन लोगों का जो होगा जो उसको अनफेयर तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर कोई सब्सिडी ख़त्म की जाए तो साथ साथ उसके ऐसा कोई प्रोसेस होना चाहिए, ऐसा कोई टारगेटेड तरीका होना चाहिए कि जिससे जिसको सब्सिडी दी जा रही थी अगर आपने सब्सिडी हटा दी है तो उसके बदले उसको किसी और तरीके से कॉम्पनसेट किया जाए। और इसके बहुत सारे मॉडल्स हैं पाकिस्तान में भी, हम देखते हैं कि जैसे ये जो हमारा कैशबैक प्रोग्राम है BISP, बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसमें कार्ड्स के थ्रू पेमेंट्स की जाती हैं, तो वो एक अच्छा मैकेनिज्म है मेरे ख्याल है। उसका डेटा भी काफ़ी साफ़ सुथरा है। कोविड के दौरान हमने उसको बड़े सक्सेसफुली इस्तेमाल किया है। तो इस तरह की चीज़ों से फॉर एग्जांपल अगर यही 200 मीटर वाला जो है वो उससे कुछ उसमें इन दोनों प्रोग्राम्स को मर्ज करके कोई इस तरह के सोल्यूशन निकाला जाए तो मेरा ख्याल है इससे फ़ायदा होगा। इससे नुकसान उन्हीं को होगा जो कि अनफेयरली उसका एडवांटेज ले रहे हैं या उस सिस्टम को जो है ना अनफेयरली गैर अपने लिए यूज़ कर रहे हैं। तो आई think that covers the answer. Exactly, it covered the whole thing. I believe जो भी हमारे व्यूवर्स हैं उनके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे और जितने भी आपने जितना डिटेल्ड वे में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, अब और भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमें कमेंट सेक्शन में भी देखने को मिलेंगे। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ नेट मीटरिंग की, तो नेट मीटरिंग पर तो बहुत एक डिटेल और डीप डिस्कशन की अभी ज़रूरत है, तो उसके लिए हम आपको दोबारा से एक दफ़ा ज़रूर ज़हमत देंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में आप सबसे मुलाकात होगी और मज़ीद सोलर इंडस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।